somebody is saying, oh, he's supporting BJP, somebody is saying, oh, he's supporting Congress, etc. Well, I am proud that we are here together because we are not supporting each other's parties, we are supporting one simple idea, and that's the idea called India. Thank you very much. सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान को जमकर धोया, कांग्रेस को दिखाया आईना। सीज फायर पर सलमान खुर्शीद ने दिया मोदी सरकार का साथ। सलमान खुर्शीद बोले, पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए जोड़े थे हाथ। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने शुक्रवार को ऐसा पॉइंट उठाया जो पाकिस्तान के असल हालात को उजागर करने का काम करता है। इसी के साथ ही सीज फायर को लेकर के जहां कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को टारगेट कर रही है और ये कह रही है कि कैसे ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद सीज फायर के लिए मोदी सरकार राजी हुई है, अब इस पूरे मामले को लेकर के सलमान खुर्शीद ने न सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया बल्कि अपनी ही कांग्रेस पार्टी को भी आईना दिखाने का काम किया। और स्पष्ट तौर से सलमान खुर्शीद ने यह कहा है कि ये जो सीज फायर किया गया है हिंदुस्तान की ओर से, वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ट्रंप बीच में आए, बल्कि इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान भारत के जवाबी कार्रवाई को झेल नहीं सका और खुद उसके डीजीएमओ आए थे और पाकिस्तान ने हाथ जोड़ा था सीज फायर के लिए, जिसके बाद हिंदुस्तान तैयार हुआ। आपको बता दें कि इससे पहले शशि थरूर जो कि कांग्रेस के ही सांसद है, वो भी लगातार ऑपरेशन सिंदूर और मोदी सरकार की रणनीति और डिप्लोमेसी की सराहना कर रही है, जो कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी नहीं भा रही है और बाकायदा कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बता रही है। अब ऐसे में जिस तरीके से सलमान खुर्शीद हो या फिर कांग्रेस के ही नेता आनंद शर्मा हो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और विदेश नीति पर मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर भी मोदी सरकार की रणनीति को सराह रहे हैं, तो ये जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा टेंशन की बात है और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर के तिलमिलाई हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर जब विदेशों में जाकर के ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है वो पाकिस्तान और आतंकवाद को बेनकाब करने का काम कर रही है, तो यहाँ पर इन नेताओं का स्पष्ट ये कथन है कि हम भले ही देश के अंदर अलग अलग पार्टी के रूप में काम करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन जब बात देश की होती है तो हम एक साथ हैं और हम दुनिया भर में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के बावजूद लगातार गोलीबारी जारी है, जो इस बात का संकेत है कि वहां की सेना और नागरिक सरकार के बीच तालमेल की कमी है और हालात काबू में नहीं है। सलमान खुर्शीद जो कि ऑल पार्टी डेलीगेशन के सदस्य हैं, उन्होंने पाकिस्तान की आंतरिक अव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां सेना के भीतर ही गुटबाजी और हर गुट ताकत पाने की होड़ में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई नियंत्रण में नहीं दिखता और ना ही सेना और ना ही नागरिक और ना ही सरकार। खुर्शीद ने स्पष्ट किया कि भारत ने पाकिस्तान से बातचीत की पहल नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क कर सीज फायर की अपील की थी। सलमान खुर्शीद ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई हो रही थी तब पाकिस्तान इस हमले को झेल नहीं पाया और संघर्ष विराम की गुहार लगाई। सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत अब महान बनने की राह पर है और कोई भी ताकत उसे इस रास्ते से भटका नहीं सकती। उन्होंने पाकिस्तान को साफ संदेश देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान में जरा भी समझ है तो वो भारत की एकमात्र मांग को समझे, आतंकवाद को छोड़ दे। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से दिया जा रहा ये संदेश किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का है। उन्होंने सर्वदलीय डेलीगेशन की एकजुटता की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ किसी को कोई पार्टी का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बल्कि भारत नाम के विचार को समर्थन दिया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ ऑल पार्टी डेलीगेशन के सदस्य और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा। Great detail from all my colleagues. I just want to put a special perspective on our presence here. You've been told that we represent different political parties. We come from different parts of India. We represent, fortunately, we represent different religions. And therefore, what you see here is mini India. You see the true picture of India that we cherish, that we value, and that we are proud of, but which we need to protect as well. When we came to Indonesia, we found
so much similarity, not just similarity of experience, but similarity of sharing. That cultural dimensions, the historical cultural dimensions of Indonesia were so similar to historical dimensions of India. And obviously, religion played a major part. How religions live together in Indonesia and how religions live together in India. And all that we have today, when we talk about the attacks, of course, the personal hurt and the loss of life cannot be measured in any form of how much sorrow and grieving there can be. And the sort of manner in which people were taken away from their families and taken away from their valuable lives is something that is not easy for anyone to forget. We were in other countries before coming here, and we actually met with people who were in Pahalgam on the same day, just a few hours apart, and how terrible their own experience is of having been in that very place where this horrible, horrible attack took place. But I want you to just keep one thing in mind, because one of you had asked, why did we stop when we did stop? Now it's complete hogwash for anyone to say that we called them first. Why would we call them first? Who was at the receiving end by the time that the calls were made? It is more than clear to everybody that the call came from the DGMO of Pakistan. And it came to the DGMO of India. And we stopped. We stopped when they said, let's stop. But for several hours after we had said that we will stop, and we then didn't send any further attacks on them, the shelling across the border and across the line of control continued. For at least 3-4 hours, there were violations of the ceasefire once again, when that shelling continued, making it very clear that in Pakistan nobody seems to be in control. Certainly the civilian government doesn't seem to be in control. And there are factions within the army, each vying with each other to become all-powerful. But nevertheless, we showed restraint and we showed patience. And when somebody here asked, why did we stop, why did we go further? We have to think of one important thing. We are not Pakistan. We are much larger than Pakistan. We have a greater role in the world. We have a greater role in the world. If we had continued to fight, would we have received the warm reception that we received in Indonesia when we met the dignitaries in Indonesia yesterday and today? We got respect not only for our strength, but we got respect for showing the confidence in our strength that we had to do certain things to teach Pakistan a lesson. We did. And then we stopped, because we are not greedy for Pakistan. We are not greedy for their territory. We are not greedy to destroy them. We only want to preserve ourselves, and we want to protect ourselves. Our vision is on our future. We want to be one of the great countries of all times, and we want to lead the world. And in that leadership role, we cannot reduce ourselves to the size and the stature of Pakistan. They're not with us. We don't want hyphen between India and Pakistan. We don't even want people to talk about India, Pakistan, India, Pakistan. We say that you talk to them and talk about them separately. Talk to us separately. We will express to you and tell you what we are, what we believe in, the beauty of our plural culture, the beauty of how we live together and celebrate life together is something that we want to show. And I tell you, for us and all my colleagues, the greatest takeaway from Indonesia is that from the religious parties of Indonesia, this is the message we heard, and it resonated when they said, this is what we want our country to be, meaning Indonesia to be. And we said that Indonesia and India share this aspiration that we want to live together as plural societies, irrespective of how much a particular religion has in which country. The fact is that ultimately we are patriots, we believe in humanity, we believe in our country, because our country is our mother. And today, when we planted
trees in the Gandhi school. We planted trees and we were all very, very pleased. There was a little board saying, plant a tree for your mother. And therefore, when we planted that tree, all I could think of that beautiful poem, Ek Maa Ka Khwab. How does a mother dream of her children's future? The way a mother dreams of her children's future is how these colleagues of yours who have come from India dream of India's future. We are committed to defend that future. We are committed to build that future. We are committed to reach that destination where our mother can be proud of us. This is the message I wanted to convey, and in the strength that we have is contributed to by you. You are also part of that growing India and the India of the coming times. You are part of it. We rely on you heavily, and we do believe that you will participate in to your full vigor and your full engagement and involvement. Just think of us as waiting to be great, India waiting to be great, but nobody distract us, nobody interfere with that passage of ours towards greatness is why it's important for us to show our strength. We showed our strength. If there is any sense in Pakistan, they will understand. We only have one demand of Pakistan: give up supporting terrorism, because you have forgotten that Hillary Clinton, when she was Secretary of State in the United States, has said, if you keep snakes in your backyard, be sure that they do not bite you. The snake can bite you as well, not just bite another person. We can take care of snakes that come to our side, but you take care of the snakes that remain with you, because if you get bitten, there is no savior for you. India will survive, but you will not. That's what I want to lastly say that, and I say this because some of my colleagues are not from the ruling party. The ruling party has been very gracious to bring us here. They could have come alone and they could have given this message, but they came with us in order to say that this is a message of the entire Indian political space. This is not the message only of one political. However, sadly, this is not what we hear from India. Somebody is saying, oh, he's supporting BJP. Somebody is saying, oh, he's supporting Congress, etc. Well, I am proud that we are here together, because we are not supporting each other's parties. We are supporting one simple idea, and that's the idea called India. Thank you very much. वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लगातार सलमान खुर्शीद की ओर से जो बयान दिया गया है उसकी जमकर के तारीफ हो रही है। इससे पहले सलमान खुर्शीद ने आर्टिकल 370 को लेकर के भी बयान दिया था और मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि अच्छा हुआ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, जिससे कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या का कहीं ना कहीं हल हुआ है। क्योंकि जब पिछली सरकारों की ओर से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था तो ऐसा लगता था कि जम्मू कश्मीर अलग थलग है, लोग इसे अलग ही समझते थे। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है तो न सिर्फ कश्मीर की समस्या का हल हुआ है, बल्कि कश्मीर विकास और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में ये जब बयान आया तब कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने ही सलमान खुर्शीद की आलोचना करनी शुरू कर दी। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी की करें तो बीजेपी के नेताओं ने सलमान खुर्शीद के इस बयान की जम करके सराहना की और उन्होंने कहा कि चलो, कांग्रेस के नेता ये मान तो रहे हैं कि तत्कालीन नेहरू और इंदिरा सरकार से गलतियां हुई थी और उन गलतियों का नतीजा आर्टिकल 370 के रूप में देश ने कई सालों तक देखा है। सर, nobody can go beyond the limits. When reality, it is quite visible everywhere. You too should accept. This is the reality. What Salman Khurshid said is the reality there in Kashmir at present. Earlier, how was the Kashmir? Now, how is the Kashmir? So, see, realities has been explained by Salman Khurshid. फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।